चलो आगे देखते हैं। तो हाइपोथेसिस, एक्सियम्स एंड मॉडल्स। ओके, अब ये क्या क्या होते हैं? आपने मैथ्स में पढ़ा है एक्सियम? मैथ्स में नहीं पढ़े एक्सियम्स? ठीक है, अंबर सर अभी अभी गए अंदर। हाइपोथेसिस, एक्सियम्स एंड मॉडल्स। हाइपोथेसिस, everything cannot be proved with physics and mathematics. Physics and mathematics are based on assumptions, each of which each of which is variously called hypothesis or axiom or postulate. अच्छा, इस वर्ड को तो आपने सुना है ना पहले, postulate। ठीक है, क्या होता है? व्हाट इज postulate? postulates of Dalton's Dalton's at वो क्या था ना, थियोरी कि एटम में क्या क्या होता है। और हमने सेल थ्योरी पढ़ा था, postulates ऑफ दैट। सो यहाँ पे postulates का मतलब होता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस या मतलब जिसका कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है, किसी ने सिर्फ स्टेट कर दिया, और उसके स्टेट करने के बाद बहुत सारे नेचर के लॉज उससे प्रूव हो जाते हैं। ठीक है, किसी ने कुछ स्टेट कर दिया कि ऐसे 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 है, ठीक है, उसकी वजह से नेचर के बहुत सारे लॉज प्रूव हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड पॉस्टुलेट। समझ आ रही है बात? तो यहां पर पॉस्टुलेट या हाइपोथेसिस या एक्सियम, इसका कोई अभी प्रूफ नहीं है हमारे पास, लेकिन लॉज इससे स्टेट जो हमारे ये, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं कि, अगर मैं ये बोलता हूं कि सारी चीजें एटम से, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, डाल्टन के पॉस्टुलेट्स की बात करते हैं, जिनको हम एटम बोलते हैं। एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। एक तरीके के एटम्स, एक सब्सटेंस में सारे एक तरीके के एटम्स होते हैं, अलग अलग सब्सटेंसेस में अलग अलग तरीके के एटम्स होते हैं। इसको ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये सब उसने कई स्टेटमेंट्स बता दी, ठीक है। और और फिर क्या हुआ? फिर हमने उस टाइम पे ऑब्जर्वेबल फिनोमिना को इससे कोरिलेट किया कि अच्छा ऐसा है, सारे केम एक जैसे, जो सोडियम किसी भी चीज के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा एक जैसा रिएक्शन करेगा, इसका मतलब ये सारे एक जैसे पार्टिकल से मिलके बना हुआ होगा। ठीक है, उससे हमने और बहुत सारी चीजें जो नेचर में आकर करती हैं उसको हमने उससे क्या किया? फॉर्मुलेट कर दिया। दैट इज कॉल्ड अ पोस्टुलेट और एन एक्सियम और हाइपोथेसिस। बात समझ में आई? और बाद में हम क्या करेंगे? बाद में हम इसकी, अगर प्रूव गलत हो जाता है तो बोल देंगे कि इसके पॉस्टुलेट्स गलत थे, अब ये नए पॉस्टुलेट्स हैं। बाद में हमें कुछ मॉडिफिकेशन करना होता है तो हम उसमें मॉडिफाई कर देते हैं। पूरी थ्योरी गलत हो जाती है, हम उसको गलत बोल देते हैं। और अगर बाद में प्रूव हो जाती है तो उसको क्या बोल देते हैं? कि ये हमारा एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। सब सेम। ठीक है। Now, for example, the universal law of gravitation proposed by Newton is an assumption or hypothesis which he proposed out of his ingenuity. तो यहाँ पे न्यूटन के सर पे एप्पल गिरा, या वो एक जो भी एक स्टोरी है, ठीक है, उसके बेसिस पे उसने मतलब ये ऑब्जर्व किया कि चीजें हमेशा नीचे की तरफ गिरती हैं। उसने उसके ऊपर बहुत कुछ स्टडी किया, ठीक है। उसके बाद उसने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को स्टेट कर दिया बिना किसी प्रूफ के। ये बाद में प्रूफ पता है किसने किया था? केपलर। आपने पढ़ा था क्लास 9th में केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। और केपलर ने 3 लॉज दिए थे प्लैनेटरी मोशन के, बहुत बाद में, आफ्टर न्यूटन ने जो हाइपोथेसिस दी थी उसके बहुत बाद में। ठीक है, तो केपलर के जो लॉज थे वो साइंटिफिक एविडेंस के बेसिस पे थे। उसने, उसके उसके सीनियर्स ने और बहुत 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 जनरेशन से जो डेटा कलेक्ट किया था, उन डेटा के बेसिस पे उसने वो प्रूफ दिया था। वेयर एज न्यूटन ने सिर्फ और सिर्फ क्या दी थी? एक हाइपोथेसिस दी थी बेस्ड ऑन हिज क्यूरियोसिटी। समझ आ रही है बात? ओके। Before him, there were several observation experiments and data on the motion of planets around the sun, motion of the moon around the earth, pendulums and freely falling body on earth, etc. Hypothesis. Hypothesis is a supposition without assuming that it is true. Hypothesis, हमने एक hypothesis सपोज करते हैं कि और भी यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, लेट अस सपोज दैट दिस इज नॉट द सिंगल यूनिवर्स, मल्टीपल यूनिवर्स एग्जिस्ट। हमने सपोज हाइपोथेसिस दे दी, ठीक है।
ऐसा भी यूनिवर्स हो सकता है जैसे हमारे यहाँ पे 3 डायमेंशन है, तो यहाँ ऐसा कोई यूनिवर्स हो सकता है जो 2 डायमेंशन में ही वर्क करता हो, जिसमें सारी चीजें फ्लैट हो, जिसका कोई हाइट ना हो, कहीं कुछ भी, सब कुछ 2 डायमेंशनल हो। ठीक है, ऐसा यूनिवर्स हो सकता है जहां पे हमारा जो साइज है, ठीक है, दिस इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटे छोटे लोग हो सकते हैं। ये सब हाइपोथेसिस है, ठीक है, और किसी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हमने ये हाइपोथेसिस दे दी, ठीक है, उसका कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है, साइंटिफिक कम्युनिटी ओपन है इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए, डिनाई करने के लिए, इस पे डिबेट करने के लिए, जो चाहे वो कर सकती है इसका। ठीक है, जो ज्यादातर, जैसे कितनी कंट्रीज हैं वर्ल्ड में, आप इंटरनेट पे सर्च करना, आपको एक डेटा नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी भी हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज ही नहीं है। कुछ कंट्रीज उनको कंट्री मानते हैं, कुछ कंट्री उनको कंट्री नहीं मानते। फॉर एग्जाम्पल हांगकांग। ठीक है, कुछ कंट्रीज, जैसे हांगकांग खुद को कंट्री मानती है, ठीक है, चाइना उसको कंट्री नहीं मानती। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये क्या है, ये सारी चीजें डिबेटेबल है, उनका अपना सब कुछ है, उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, उनका सब कुछ है, लेकिन उनके जो कुछ टाइज हैं वो चाइना के साथ हैं, जो चाइना हैंडल करता है, इसलिए बहुत सारे कंट्रीज उसको एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह मानती है, बहुत सारे नहीं मानती। ओपन टू डिबेट। ठीक है, ऐसे कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? कॉन्टिनेंट्स की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ कॉन्टिनेंट? तो ये तो डेफिनेशन आइलैंड की भी है, एक कोई पीस ऑफ लैंड जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। ये अ लार्ज पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर। ठीक है, अब हाँ, सराउंडेड बाय ओशियन। ठीक है, एग्जैक्टली exactly, वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। कॉन्टिनेंट किसको बोलते हैं? आपने अभी बोला पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल 4 साइड्स, बट द सेम डेफिनेशन इज फॉर आइलैंड ऑल्सो। अब आपने फिर उसको मॉडिफाई किया, लार्ज पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लार्ज एंड स्मॉल? ठीक है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लार्ज एंड स्मॉल? ऑस्ट्रेलिया सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स इज अ कॉन्टिनेंट, वेयर एज न्यूजीलैंड इज नॉट। है ना, समझ आ रही है बात? वेयर एज ग्रीनलैंड इज नॉट। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़े लैंड मासेस हैं जो कि सराउंडेड बाय वाटर है। चलो हम ये बोलते हैं कि ग्रीनलैंड ऑस्ट्रेलिया से तो बहुत छोटा है। ठीक है, तो कितना छोटा होना चाहिए उसको आइलैंड कंसीडर करने के लिए, और कितना बड़ा होना चाहिए उसे कॉन्टिनेंट कंसीडर करने के लिए? चलो हम ये भी डेफिनेशन ले लेते हैं, लार्ज लैंड मास सराउंडेड बाय कॉन्टिनेंट ऑन ऑल 4 साइड। बट देन जो आपने बोला एशिया, तो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ नहीं है। यूरोप और एशिया जब मिला देते हैं तो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, तो बहुत सारे साइंटिस्ट ये मानते हैं, बहुत सारे जियोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि 7 नहीं 6 ही कॉन्टिनेंट है, बाकी 5 और यूरोप और एशिया को मिला के वो एक यूरेशिया कॉन्टिनेंट मान लेते हैं। ठीक है, कितने ओशियंस हैं? कौन कौन से? अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन, आर्कटिक। ठीक है, नहीं होता ना, अटलांटिक ओशियन तो कुछ नहीं होता। एक सदर्न ओशियन और कुछ लोग कंसिडर करते हैं जिसको अटलांटिक ओशियन मानते हैं। ठीक है, मतलब मेरा कहने का मतलब है बहुत सारे साइंटिस्ट 4 ओशियंस मानते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट 5 ओशियंस मानते हैं, क्योंकि ओशियन तो कंटिन्यूस है ना। तो हम कहाँ से बोलेंगे कि यहाँ से इंडियन ओशन खत्म हो गया और यहाँ से आर्कटिक शुरू हो गया, अटलांटिक शुरू हो गया या पैसिफिक शुरू हो गया? ठीक है, वो तो सब कंटिन्यूस है ना। तो यहाँ पे सारी की सारी चीजें किसके ऊपर है? जो ज्यादा लोग मान लेते हैं उसको। अब इंडिया की बाउंड्री अगर आप इंडिया में रह के देखोगे तो आपको इंडिया का मैप अलग दिखाई देगा, अगर आप पाकिस्तान जाके देखोगे तो आपको वो मैप अलग दिखाई देगा, अगर आप चाइना जाके देखोगे तो आपको वो मैप अलग दिखाई देगा। ठीक है, इंडिया, चाइना भी कंसिडर करता है इंडिया के कुछ पार्ट्स की चाइना में है, पाकिस्तान भी कुछ कंसिडर करता है कि पीओके वाला जो पोर्शन है उसमें वो काफी कुछ पाकिस्तान में है। तो ये सारे मैप्स अलग अलग जगह हैं, अलग अलग जगह अलग अलग है। ठीक है, रिलेटिव है सब कुछ। ठीक है, पूरी दुनिया आज अगर जो इंडिया मैप बोलता है वही मानना स्टार्ट कर दे तो वही मैप हो जाएगा इंडिया का। समझ आ रही है बात? बाउंड्रीज हैं, ठीक है, जो कि वेल डिफाइंड नहीं है।
जो कि वेल डिफाइंड नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पे हाइपोथेसिस होती हैं, वो तब तक वैलिड रहती हैं जब तक क्या होता है, उससे बहुत सारे लॉज एक्सप्लेन हो जाते हैं और बहुत सारे साइंटिस्ट उसको मानते हैं। जब बहुत सारे फ्लैट अर्थ थ्योरी जो है ना, आपको पता है फ्लैट अर्थ थ्योरी के बारे में, बहुत सारे लोग आज भी मानते हैं कि अर्थ फ्लैट है, ठीक है, और वो उसके लिए बहुत सारे आपको तर्क दे सकते हैं, बहुत सारे रीजंस दे सकते हैं कि अर्थ एक फ्लैट है, ठीक है। हालांकि हमें पता है आज, तो आज की डेट में तो हमने सारे सब कुछ देख रखा है, कि हमने सैटेलाइट से पिक्चर्स देख रखी हैं, सब कुछ देख रखा है, ठीक है। मून पे जाना, ठीक है, हैज एनी पर्सन गॉन ऑन मून? नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन, ठीक है। ये हमें किसने बताया? अमेरिका ने, ठीक है, और उसके बाद कोई नहीं गया आज तक, ठीक है। तो हमें अमेरिका ने बताया कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन गए थे मून पर, और हमने मान लिया, इसलिए उनका नाम लिखा जाता है कि दोज वर द फर्स्ट टू पर्सन्स, ठीक है। लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है कि वो गए थे, कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग इस चीज पे डिबेट करते हैं कि नोबडी हैज एवर गॉन टू मून, दैट वाज अ होक्स क्रिएटेड बाय अमेरिका। तो अमेरिका ने एक पूरा होक्स क्रिएट किया स्पेस को, मून को कॉन्कर करने के लिए। तब रेस लगी हुई थी रशिया और यूएस में कि कौन पहले कॉन्कर करेगा, पूरा स्पेस रेस थी उस टाइम। वो फेक भी हो सकती है, यूएस ने तो हमें शेयर किए, ठीक है। बहुत सारे एविडेंस भी वो देते हैं, वहां पे जो उन्होंने यूएस का फ्लैग लगाया था वो मूव कर रहा था, वो विंड की जैसे विंड ब्लो करती है ना वैसे ओपन था। तो अब जब मून पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है तो विंड नहीं हो सकती, विंड नहीं हो सकती, तो वो फ्लैग कैसे ओपन था वहां पे? वो ड्रूप डाउन होना चाहिए। वहां पे उन्होंने फुटप्रिंट्स की अपनी वो दी थी, पिक्चर दी थी कि फुटप्रिंट्स, तो वो उनका बहुत सारे लोगों का कहना ये है जब मून पे मॉइस्चर ही नहीं है तो फुटप्रिंट्स कैसे आए? ड्राई उस पे सरफेस पे, मतलब जीरो मॉइस्चर वाले सरफेस पे फुटप्रिंट्स कैसे बने? और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको वो एक्सप्लेन करते हैं, और उसका कोई रीजन नहीं है। और ये भी रीजन है कि उसके बाद आज तक कोई गया भी नहीं, है ना। तो ये सारी चीजें ज्यादातर लोग, अगर दुनिया अगर मानती है तो हम उसको लिखते हैं, नहीं तो नहीं लिखते। बात समझ में आई? अंडरस्टूड? ओके। It would not be fair to ask anybody to prove the universal law of gravitation because it cannot be proved, ठीक है। तो आज तक सारी चीजें उससे एक्सप्लेन होती हैं, इस वजह से हम उसको एक्सेप्ट करके मानते हैं। जिस दिन वो डिस्प्रूव हो जाएगा उस दिन हम इसको हटा दें। समझ में आई बात? इट कैन बी वेरीफाइड एंड सब्सटैंशिएटेड बाय एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस। तो ये प्रूव नहीं हो सकता, इसको वेरीफाई किया जा सकता है एक्सपेरिमेंट्स करके। जैसे सिंपल पेंडुलम वाला एक्सपेरिमेंट है, या कोई भी एक्सपेरिमेंट करके हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको वेरीफाई कर सकते हैं, पर इसको प्रूव नहीं कर सकते, ठीक है ना। Axiom. An axiom is a self-evident truth. Self-evident truth. Model. A model is a theory proposed to explain observed phenomena. एक्सियम क्या होता है? जैसे आप लोगों ने मैथ्स में सर्कल्स वगैरह था क्लास 9th 10th में, है ना, तो आपने उसमें कोरोलरी और एक्सियम्स वगैरह पढ़े होंगे कि जब भी एक सर्कल का कोई टैंजेंट होता है वो हमेशा डायमीटर के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। कभी हम जो सेंटर पे एंगल डालते हैं किसी कॉर्ड से और सरकमफ्रेंस पे सेम कॉर्ड से एंगल डालते हैं तो सेंटर वाला एंगल ट्वाइस होता है एज कंपेयर टू सेंटर। तो ये सारे क्या है? ये सारे एक्सियम्स है, सेल्फ एविडेंट ट्रुथ्स, ठीक है। मॉडल इज अ थ्योरी प्रपोज टू एक्सप्लेन ऑब्जर्व फिनोमिना। जब हम साइंटिफिक कोई मॉडल बनाते हैं और सेम चीज को रेप्लिकेट करते हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए, दैट इज कॉल्ड अ मॉडल, ठीक है। अ डैश इज अ सपोजिशन विदाउट अज्यूमिंग दैट इट इज ट्रू, हाइपोथेसिस। अ डैश इज अ सेल्फ एविडेंट ट्रुथ, सेल्फ एविडेंट ट्रुथ axiom, and dash is a theory proposed to explain observed phenomena, that will be मॉडल, है ना। ये सारी चीजें आपको क्यों बता रहा हूं, आपके क्लास 11th 12th में कुछ भी नहीं कराएंगे स्कूल वाले, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए जस्ट इन केस आपको 12th के बाद फिजिक्स लेनी हो, आप कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाना चाहते हो, तो आपको ये सारी चीजों के साथ अवेयर होना चाहिए बस। बाकी ये सारा आपके पेपर वगैरह में हो सकता है स्कूल में फर्स्ट चैप्टर कराएं ही नहीं, ठीक है, स्कूल में सीधे सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करें, ठीक है। हो सकता है कि ये चैप्टर आपके स्कूल में कराया ही नहीं, ठीक है। तो लेकिन बस हम अपनी जानकारी के लिए पढ़ रहे हैं। फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। The connection between physics and technology can be seen in many examples. Sometimes the technology gives rise to new physics. At other times, physics generates new technology. दोनों का example दोगे? Technology give rise to new physics, and at other times, physics generate new technology. फिजिक्स जनरेट न्यू टेक्नोलॉजी। थर्मोडायनेमिक्स से इंजन बनाना, ठीक है। आज से 150 साल पहले किसी ने नहीं सोचा होगा
कि हम घोड़ा गाड़ी के अलावा या हम जानवरों को यूज करने के अलावा भी किसी चीज से ट्रैवल कर सकते हैं और इतना तेज ट्रैवल कर सकते हैं। तो फिजिक्स जनरेटेड न्यू टेक्नोलॉजी, फिजिक्स पहले से थी, हमने टेक्नोलॉजी बनाई। और टेक्नोलॉजी गिव राइज टू न्यू फिजिक्स, नहीं, टेक्नोलॉजी गिव राइज टू न्यू फिजिक्स, मतलब टेक्नोलॉजी आई, उससे हमारी फिजिक्स में डेवलपमेंट हुआ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वो भी हम यही बोलेंगे कि फिजिक्स ने ही जनरेट की टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी गिव राइज टू न्यू फिजिक्स का एग्जाम्पल आप ले सकते हो, फॉर एग्जाम्पल एयरक्राफ्ट। ठीक है, हमारे पास पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि हम क्या कर सकते हैं, हम उड़ पाएंगे कभी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई जिसकी वजह से फिर हमने प्रोपल्शन इंजन्स बनाए और सब कुछ बनाया। एक हॉट एयर बलून से स्टार्ट हुआ था, पता है, एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते थे, गर्म हवा भर के, ठीक है, एक बलून उड़ा देते थे, जो आज की डेट में भी पॉपुलर है, वो एक एडवेंचर स्पोर्ट बन चुका है। उससे हमें यह पता चला कि हम उड़ भी सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने उसको एरोडायनेमिक्स बनाई और सब कुछ किया, और उसके बाद एरोप्लेन फॉर्म हुआ पूरा। समझ आ रही है बात? तो यहाँ पे द डिसिप्लिन of thermodynamics arose from the need to understand and improve the working of heat engines. Example, the steam engine as we know is inseparable from the industrial revolution in England in 18th century, which had a great impact on the course of human civilization. The wireless communication, आपको इस सबकी हिस्ट्री पता है स्टीम इंजन वगैरह की, जो इंग्लैंड में डेवलप हुआ था और सब कुछ उस टाइम पे। ठीक है, वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट फॉलोज द डिस्कवरी ऑफ बेसिक लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, जो आप बोल रहे थे अभी, राइट। आप ये मान लो जितनी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज आज की डेट में हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, इंडिया भी एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री ही है ना, वो सारी की सारी, और भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज भी जो आज की डेट में है, वो भी यूके या इंग्लैंड या ब्रिटिश के कभी ना कभी कॉलोनीज थे। ठीक है, इनफैक्ट अमेरिका ऑल्सो, अमेरिका में जब अमेरिकन रेवोल्यूशन आपने पढ़ा होगा, ठीक है, उससे पहले दैट वाज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन। हाँ, बस फर्क ये है वो बहुत पहले आजाद हो गई थी, और अभी हम लोग को आजाद हुए 100 साल नहीं हुए हैं, उससे कम टाइम हुआ है। ठीक है, तो वहां पे डेवलपमेंट ज्यादा हो गया और यहाँ पे डेवलपमेंट कम हुआ है। लेकिन हर ये सारी की सारी जितनी भी आज की डेट में अफ्रीका, इंडिया और ये सारी चीजें हैं जिनको हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज बोलते हैं, ये सारी कभी ना कभी यूके, इंग्लैंड के कॉलोनीज थी। और बहुत सिस्टमैटिकली यहाँ से रॉ मटेरियल्स ले जाया जाता था, और वहां पे मतलब इतना वर्थ का रॉ मटेरियल यहाँ से लेके गया, रॉबरी हुई है उसकी, कि हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आज की डेट में जो लंदन, जो यूके, जो इंग्लैंड पूरा डेवलप आपको दिखता है, वो आप मान के चलो कि अफ्रीका और इंडिया के मटेरियल से ही डेवलप्ड है। ठीक है, उस टाइम पे वहां पे जो आज की डेट में ये लोग पोल्यूशन के लॉज और ये सारी चीजें बनाते हैं ना, ठीक है, वो सारे वहां पे, अगर आप इस टाइम की 18 सेंचुरी की हिस्ट्री पढ़ें और इंग्लैंड के बारे में कोई मूवीज वगैरह हो वो देखें, तो इंग्लैंड का वही हाल था जो यहाँ का है। वहाँ का डेवलपमेंट इतना फास्ट पेस इसलिए हुआ बिकॉज उसको रॉ मटेरियल्स की सप्लाई ऐसी जगह से मिल रही थी। रॉ मटेरियल्स यहाँ से लेते थे, वहां पे जाके उसे फिनिश गुड बनाते थे, वापस इन कॉलोनीज में लाके ही बेचते थे, और बहुत 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 दाम लेके बेचते थे, और किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता था, क्योंकि वो अपने अपने बना ही नहीं सकते, क्योंकि उनका रूल चल रहा था यहाँ पे। तो वो लैंड भी यूज करते थे, लेबर भी यूज करते थे, रॉ मटेरियल्स भी यूज करते थे, और प्रॉफिट भी खुद लेते थे उस चीज का। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें, फिजिक्स गिव राइज टू न्यू टेक्नोलॉजी is the physics giving rise to new technology is the silicon chip that triggered computer revolution in the last 3 decades। तो आपने ये देख ही लिया है लास्ट 30 years में कंप्यूटर और मोबाइल के अंदर कितना रेवोल्यूशन आया है। तो सिलिकन पहले से थी, लेकिन उसको किस तरीके से यूज करना है डेटा ट्रांसफर करने के लिए, ये हमने लास्ट 30 years में सीखा है, और उसकी वजह से हमारा अर्थ बहुत छोटा हो गया। आज की डेट में हम कहीं पे भी फोन घुमा सकते हैं, हम इंटरनेट कॉल कर सकते हैं, और हम किसी से भी फेस टू फेस तक भी बात कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस सिलिकन चिप। ठीक है,
A most significant area to which physics has and will contribute is the development of alternate energy resources. ये आपको पता है क्या होते हैं? जो सन की मदद से, वाटर की मदद से और एनर्जी रिसोर्सेज हम लोग टैप करने की कोशिश कर रहे हैं. Fossil fuels of the planet are dwindling fast and there is an urgent need to discover new affordable sources of energy. आपको पता है क्या रेट है फॉसिल फ्यूल्स के dwindle करने का? What is the rate? The rate is कि जितना मिलियंस ऑफ ईयर्स से फॉसिल फ्यूल बना था, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं बनने में, तो जितना मिलियंस ऑफ ईयर्स में फॉसिल फ्यूल बना था वो हम लोगों ने 100 ईयर्स के अंदर अंदर एग्जॉस्ट कर दिया है. बस 100 ईयर जैसे स्मॉल टाइम में. इट इज लाइक कि हमने अगर पूरी जिंदगी कमाया हो, ठीक है, और उसको हम 6 सेकंड के अंदर अंदर उड़ा दें, ठीक है, इसके बराबर है हमने फॉसिल फ्यूल को इस रेट से खर्च किया है. मतलब कितना ज्यादा भयंकर तरह से हमें मेहनत करनी पड़ी होगी फॉसिल फ्यूल को खर्च करने के लिए, तब जाके हमने इतना सारा फॉसिल फ्यूल इतने कम टाइम में खर्च कर दिया है. और अब हम लोग क्या कर रहे हैं? अब हमारे पास बहुत ही कम टाइम का बचा है, इसीलिए वी आर नाउ मूविंग ऑन टू अल्टरनेट रिसोर्सेज. जिससे कि हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि एनवायरमेंट पल्यूट ना हो, हम एनवायरमेंटल कंसर्न है हमारे अंदर, हम इसलिए कर रहे हैं सो दैट हम करेंगे क्या आगे. हमने इतना फास्ट पेस तो बना दिया है, लेकिन अगर ये सारे के सारे फॉसिल फ्यूल्स खत्म हो जाएंगे और हमारे पास ऑल्टरनेट सोर्सेज नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे. तो आप लोगों से जो हम बोलते हैं ना कि मतलब बोला जाता है कि लाइट्स फैन ऑफ कर दो, एनर्जी को कंजर्व करके रखो, ये है वो इसलिए नहीं है कि एनर्जी को कंजर्व करके रखोगे तो एनर्जी खत्म नहीं होगी, फॉसिल फ्यूल्स खत्म नहीं होंगे. बस शायद हमें 2-4 साल ज्यादा मिल जाएं ऑल्टरनेट सोर्सेज को डेवलप करने के लिए. शायद हमें कुछ टाइम बार्गेन कर ले हम, जिससे कि ऑल्टरनेट सोर्सेज हमें डेवलप हो जाए और चीपली अवेलेबल हो जाए. ठीक है, समझ आ रही है बात? द प्रोग्रेस ऑफ साइंस इज अनस्टॉपेबल और उसकी वजह से शायद हम अपना प्लैनेट खत्म भी कर सकते हैं. फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना. Physicists try to discover the rules that are operating in nature on the basis of observation, experimentation and analysis. है ना, सारी चीजें क्लियर होती जा रही होंगी आपको? नहीं? ठीक है, मतलब अभी क्या क्लियर नहीं हुआ बताओ? ठीक है, बेसिकली आपको ये सारे टर्म्स, हाँ, अभी जो हमने इतनी देर से डिस्कस किया यहाँ पे, अगर हम इसकी बात करें, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना. नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना का मतलब जो भी चीजें नेचर में अकर कर रही हैं हम उसको स्टडी करते हैं. किस चीज के मदद से फिजिसिस्ट क्या काम करने की कोशिश करते हैं? कल हमने 2 चीजें पढ़ी थी, यूनिफिकेशन और रिडक्शन. तो फिजिसिस्ट क्या काम करने की कोशिश करते हैं? वो रूल्स डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं जिससे ये सारे लॉज गवर्न है, जिससे ये सारे लॉज गवर्न है. अर्थ क्यों चक्कर काटती है सन के आगे आसपास? मून क्यों चक्कर काटता है अर्थ के आसपास? कोई भी चीज नीचे की तरफ क्यों गिरती है? हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ क्यों जाती है? हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्यों जाती है, मतलब मूव करती है? ये सारे लॉज जो गवर्न करते हैं नेचर के, हाँ, फिजिसिस्ट उन लॉज को आइडेंटिफाई करने, क्योंकि हम लोग जब पैदा हुए थे तो हमें एक मैनुअल नहीं दिया था ना कि ये आप जहाँ जा रहे हो वहां पे ये सारे रूल्स ऑपरेट होते हैं. तो ये सारे जो चीजें आज आप पढ़ते हो ये सब किसी ना किसी ने डिस्कवर किए होंगे. ठीक है, इस कमरे में जितनी भी सारी चीज है, ये चेयर, मतलब ये तो सारी बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी है. ये टच स्क्रीन, ये कैमरा, मोबाइल, लैपटॉप तो बहुत ही रिसेंट है, आपके आने के बाद की चीजें हैं. लेकिन अगर ये चेयर, टेबल और इन सारी चीजों के बारे में भी हम बात करें, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करें, तो नेचर ने हमें ये डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं की थी. हमने क्या किया है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन चीज़ों को आइडेंटिफाई किया है और फिर यूज़ किया है. अगर हम बात करें, ये जो वायर जाते हैं हमारे इनको चलाने के लिए, या जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, या जिस चेयर पे आप बैठे हो जिस प्लास्टिक से वो बनी है, प्लास्टिक नेचर में अकर नहीं करती ना, हमने उसको बनाया है और उसके बाद फिर मोल्ड वोल्ड किया है जो भी किया है. तो ये सारी चीज़ें कौन गवर्न करता है कि क्या चीज़ खाना हम खाते हैं? तो आपने कभी ये चीज़ सोची है कि हम मतलब चावल खाएं, चाहे दाल खाएं, चाहे कुछ भी खाएं, ठीक है, हम उसको थोड़ी देर भिगो के रखते हैं और उसके बाद गर्म करते हैं तो उसका टेक्सचर ऐसे कैसे चेंज हो जाता है कि वो इतनी हार्ड से इतनी सॉफ्ट हो जाती है और उसका टेस्ट इतना चेंज हो जाता है, वो एडिबल फॉर्म में आ जाती है. किसने फार्मिंग, कोई फार्मिंग इज नॉट नेचुरल, राइट? फार्मिंग इज आर्टिफिशियल, हम करते हैं उसको. ठीक है, नेचर में तो फ्रूट्स और मतलब नेचर में तो वेजिटेशन जो होती है हमने उसको मॉडिफाई करके फार्म करना स्टार्ट किया है. तो किस तरीके से हमने उन चीज़ों को आइडेंटिफाई किया, किस तरीके से हमने ये आइडेंटिफाई किया कि ये गर्म हो जाएंगी तो इसका टेक्सचर चेंज हो जाएगा, इसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, ये एडिबल हो जाएगी, इसके अंदर क्या नरिशमेंट है, क्या न्यूट्रिशन है, इस सब को आइडेंटिफाई करने का, ऑब्जर्व करने का और एनालाइज करने का काम फिजिसिस्ट करते हैं और फिर कुछ रूल्स स्टैब्लिश करते हैं. ठीक है ना? ओके,
तो मेजर कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी बाय सम फिजिसिस्ट, आर्किमिडीज, याद है आर्किमिडीज ने क्या दिया था? क्लास 9th में पढ़ा था। अपथ्रस्ट के बारे में दिया था, बॉयंसी के बारे में दिया था, है ना, कि जब किसी चीज को हम डिप करते हैं तो उसके ऊपर कितनी फोर्स लगती है और जो पानी डिस्प्लेस होगा या कोई लिक्विड डिस्प्ले या फ्लूइड डिस्प्लेस होगा वो कितना होगा। प्रिंसिपल ऑफ बॉयंसी, प्रिंसिपल ऑफ लेवर। गैलीलियो, प्लैनेटरी मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया और प्लैनेटरी मोशन। हाइजेंस, हाइजन ने रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स पे काम किया था, वेव थ्योरी ऑफ लाइट। न्यूटन तो पूरी फिजिक्स के, मतलब आप न्यूटन और आइंस्टाइन को बोल सकते हैं कि पूरी की पूरी मेजर फिजिक्स ही इनकी वजह से डेवलप हुई है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ मोशन, टेलीस्कोप। फैराडे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पॉली, अब आप केमिस्ट्री में क्लास इसमें पढ़ोगे, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है, यू विल स्टडी दिस इन केमिस्ट्री। ये दोनों में वैलिड है, लेकिन आप पढ़ेंगे अभी केमिस्ट्री में, हम लोग क्लास 12th में थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ेंगे, यू विल स्टडी इट इन केमिस्ट्री। फर्माए, एनरिको फर्माए, न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फिशन को कंट्रोल करना, बहुत रीसेंट इन्वेंशन है, बॉम्ब बनाने का तरीका इन्होंने बताया था। ठीक है, इन्होंने क्यों किया था बॉम्ब बनाने का? जिससे कि पहाड़ काट सके, रोड बना सके और ये सब कर सके, एनर्जी जनरेट कर सके। पर आइंस्टाइन के प्रिंसिपल पे बेस्ड था, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर पे बेस्ड था, लेकिन कंट्रोल करने का तरीका इन्होंने बताया था। ठीक है, किस तरीके से वो इनफाइनाइट डिस्ट्रक्शन कॉज करने की बजाय एक लिमिटेड उसमें काम कर सकता है। ठीक है, हाइजेनबर्ग, ये भी आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एक आप चीज अभी आपने क्लास 9th में मोमेंटम पढ़ा था ना, मोमेंटम। तो हम ये देखेंगे कि किसी भी पार्टिकल का, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का, हम मोमेंटम और पोजीशन एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ ना कुछ एरर आएगा कैलकुलेट करने में। अगर हम मोमेंटम एग्जैक्ट कैलकुलेट करेंगे तो एरर उसमें आप पोजीशन में आएगा, अगर हम पोजीशन एग्जैक्ट कैलकुलेट करेंगे तो मोमेंटम में आएगा। और ये इसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। यहाँ पे कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी आती है। पॉल डायरैक, रिलेटिव थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्वांटम स्टैटिस। एडविन हबल, हबल टेलीस्कोप के बारे में सुना है आपने? ठीक है, तो एक्सपैंडिंग यूनिवर्स के बारे में, कि यूनिवर्स हर समय एक्सपैंड करता रहता है, दूर जाता रहता है। ठीक है, मैरी क्यूरी, मैरी क्यूरी ने क्या दिया था? रेडियो एक्टिविटी। एल्बर्ट आइंस्टाइन का आपको पता है, रुदरफोर्ड का भी आपको पता है, क्या होता है? एटॉमिक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड रिलेटिविटी, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। नील बोर, रदरफोर्ड की थ्योरी को एस्टैब्लिश, क्वांटम मॉडल बताया था। सीवी रमन, बहुत रीसेंट साइंटिस्ट। रमन इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय मॉलिक्यूल्स। रमन इफेक्ट, इनको नोबेल प्राइज भी मिला है। which deals with scattering of light by molecules of medium when they existed due to vibrational energy is given by, obviously. What is the contribution of Niels Bohr to the society? Steam engine was invented by James Watt. हिस्ट्री में पढ़ा था? नहीं। अब ये जो है, अगर आपके स्कूल में आता है ये चैप्टर, तो आपके स्कूल में इसी पोर्शन से आएगा। ठीक है, क्योंकि अभी तक तो जो आपने पढ़ा वो सारी चीजें याद करने वाली थी, वो सारी चीजें नहीं पूछी जाती। ठीक है, ये आता है फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। ठीक है, आप कितनी फोर्सेस जानते हैं, जरा नाम गिनाइए। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, इलास्टिक फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स में मस्कुलर फोर्स आ गई, और सेंट्रिपिटल फोर्स जानते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और फ्रिक्शनल फोर्स जानते हैं। टेंशन, है ना। हम इन सारी की सारी, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, साइंटिस्ट क्या कोशिश करते हैं, चीजों को यूनिफाई करने की, रिड्यूस करने की। तो साइंटिस्ट ने इन चारों फोर्सेस को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है।
द फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर आर ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, ये चार फोर्सेस ही होती हैं नेचर में। आप बाकी के सारी इन चार कैटेगरी में डाल सकते हो। ठीक है, इसमें से सबसे वीक कौन सी होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सबसे वीक ग्रेविटेशनल फोर्स और सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ समझ में आ रहा है इस डायग्राम में? रेड कलर की शर्ट पहन के कौन बैठे? राइट। अब ये सारे टर्म्स देखिए, क्वार्क, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, मीजॉन, बेरियन, बोजॉन, बीटा, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, कैरियर पार्टिकल। कैन यू सी ऑल दीज थिंग्स? हैव यू हर्ड अबाउट ऑल दीज थिंग्स? किसके बारे में? सबके बारे में सुना है? सबके बारे में सुना है? फोटोन क्वार्क से नहीं। इलेक्ट्रॉन क्वार्क के बने हुए होते हैं। प्रोटॉन क्वार्क के नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्वार्क के बने हुए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये क्या है, ये हमने हमने एकदम खोल दिया एटम को भी आज की डेट में। ठीक है, अब हमारे पास इतने पार्टिकल्स हो गए हैं कि हमसे संभल नहीं रहा, जो जो चीजें हमने निकाली थी ना, वो हम खुद ही उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। पहले हमारा मॉडल सिंपल था, डाल्टन ने एक कहा था एटम को नहीं तोड़ सकते हम, तो ठीक है सिर्फ एटम पढ़ना था। ठीक है, उसके बाद हमें चलो बाद में पता चला रदरफोर्ड और इन सब के उसके कि चलो तीन पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो भी हमने कुछ कुछ करके समझ लिया, ठीक है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास सेम होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन अंदर होते हैं न्यूक्लियस के, इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे होते हैं। अब हमने इतने सारे, ये 2012 के बाद के डिस्कवर्ड पार्टिकल्स हैं। 2012 में आपने सुना है एलएचसी के बारे में, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के बारे में? ठीक है, स्विट्जरलैंड में जो है। ठीक है, तो उसमें क्या था, बहुत तेजी से हम छोटे छोटे पार्टिकल्स को लाके चीजों से टकरा सकते थे, यही काम था उसका। तो हम क्या करते गए, एटम पे चीजों को लाके टकराते गए टकराते गए टकराते गए, वो टूटता चला गया टूटता चला गया टूटता चला गया, और आज की डेट में हमारे पास 100 से भी ज्यादा पार्टिकल्स उसके अंदर से निकल चुके हैं। ठीक है, अब इतने सारे पार्टिकल्स निकल आए हैं, इतनी सारी चीजें हो गई हैं, कुछ का हाफ लाइफ वगैरह इतनी कम होती है कि हमें ऐसे एग्जिस्ट भी नहीं करते वो नेचर में, हम देख भी नहीं सकते उनको, बस वो उसी टाइम पे बनते हैं और खत्म हो जाते हैं। नाउ इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अरेंज देम इनटू सम सेंस। ठीक है, आपके सिलेबस में ये सारे पार्टिकल्स नहीं है क्लास 12 में। ठीक है, लेकिन आपके लेवल पे और बोर्ड्स हैं जिनमें ये सब हैं। ठीक है, आईसीएससी बोर्ड में भी कुछ हद तक है, आईबी बोर्ड में भी कुछ हद तक है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी जो चीजें आपको दिख रही हैं, ये सारे जो दिख रहे हैं, ये सारे इनको फाइनमैन डायग्राम्स, रिचर्ड फाइनमैन का नाम सुना है आपने? रिचर्ड फाइनमैन इज अ वेरी रीसेंट साइंटिस्ट, मतलब वो आप मान लो कि इसी सेंचुरी के साइंटिस्ट हैं हमारे। ठीक है, तो उन्होंने ये सारी चीजें दी थी, उन्होंने सारी चीजें बताई थी। नाउ ही इज डेड, अ फ्यू इयर्स बैक ही डाइड। तो अब लेकिन ये सारी चीजें और बोर्ड्स में हैं जो अपडेट होते रहते हैं, आपका ज़्यादा अपडेट नहीं होता बोर्ड, तो पुरानी चीज़ें पढ़ रहे हो आप। लेकिन ठीक है, अभी अच्छा ही है कि ये सारी चीज़ें नहीं आई हैं सिलेबस में, क्योंकि ये सारी चीज़ें अभी साइंटिस्ट भी बहुत हद तक इसको समझ नहीं पाए हैं कि किस तरीके से अरेंज करना है। समझ आ रही है बात? ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ नेचर? सब कुछ। फोर्स प्लेज द की रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पता है कहाँ लगती है? सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बहुत छोटे डिस्टेंसेस पे लग सकती है, 10⁻⁻15 के ऑर्डर के जो डिस्टेंसेस होते हैं उन पे लगती है। ठीक है, उनसे दूर है बहुत स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ नेचर, लेकिन 10⁻⁻15 से भी छोटे डिस्टेंसेस पे लगती है। अगर उससे दूर चले गए दो चीजें तो इन पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नहीं लग सकते। मीटर मीटर। ठीक है, उसको फर्मी बोलते हैं, फर्मी। ठीक है, और सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सी है? ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन ये बहुत दूर दूर भी लग जाती है। तो हमारे गैलेक्सीज में डिस्टेंस बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत दूर बड़े होते हैं, तो वहां पे कौन सी फोर्स लगती है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। ग्रेविटेशनल फोर्स, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन
अर्थ एंड एनी अदर बॉडी इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स। बेसिकली जिस भी चीज के पास क्या होता है, मास होता है, जिस भी चीज के पास मास होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल कर सकती है, अट्रैक्ट कर सकती है, ठीक है, एंड दैट इज फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड एनी अदर बॉडी is gravitational force. Gravitational force binds the solar system. It is the force of mutual attraction between any two objects by virtue of their masses. It is universal force. इसका फॉर्मूला वो लिख लो आप एक बार, इसका फॉर्मूला लिख लो, और इसकी प्रॉपर्टीज भी हमें पढ़नी है, लेकिन अभी आप पहले इसका यस आपने क्लास 10th में पढ़ा भी हुआ है, क्या है, Gm1m2/r²। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है Gm1m2/r²। यहाँ पे ये क्या है, ये m1 मास है, ये m2 मास है, और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, इनके बीच में डिस्टेंस r है। तो ये आ जाता है Gm1m2/r²। Gm1m2/r²। जी कांस्टेंट होता है, जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इट इज अ यूनिवर्सल फोर्स, इसका मतलब क्या होता है, यूनिवर्स में हर जगह लगती है। और इट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, इसका मतलब क्या होता है कि ये पूरे यूनिवर्स में हर जगह सेम रहता है, इसकी वैल्यू किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करती। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। एवरी ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस दिस फोर्स ड्यू टू एवरी अदर ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। मतलब हर दो ऑब्जेक्ट जिनके पास मास है वो इस फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं। मैं और आप, मैं और टेबल, मैं और बोर्ड, मैं और डेस्क, ये टेबल, ये बोर्ड और ये डेस्क, हर दो चीजें जिनके पास मास होता है वो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एक्सपीरियंस करती हैं, ठीक है। In particular, gravity governs the motion of moon and artificial satellite around the earth. अगर हम स्पेसिफिकली अर्थ की बात करते हैं तो इसको क्या बोल देते हैं, ग्रेविटी, वरना इसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है ना, वरना इसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन। मोशन ऑफ अर्थ एंड प्लैनेट्स अराउंड द सन। It plays a key role in formation and evolution of stars, galaxies, galactic clusters. Law of gravitation has symmetry because it is the same at any place in the nature. What are the properties of gravitational force? ये भी आप लिख लीजिए। Gravitational force between two bodies form an action reaction pair. It is independent of the nature of medium. It is negligible in case of light bodies. मतलब it depends on the mass of the bodies. It depends on the mass of the bodies. कोई न्यूमेरिकल नहीं है चैप्टर 1 में। चैप्टर 1 में अगर कुछ आएगा तो यही आएगा, आपसे जो फोर्सेस की प्रॉपर्टीज है ना यही पूछा जाएगा, और कुछ नहीं पूछा जाएगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं आजकल पेपर में, तो हो सकता है जो आपने अभी पढ़ा हो उससे कुछ ऑब्जेक्टिव एक आध मार्क का डाल दें, अदरवाइज और कुछ नहीं आएगा। अंडरस्टूड? इन तीनों पॉइंट्स में कोई डाउट? रिटर्न
ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज फॉर्म एन एक्शन रिएक्शन पेयर, इसका मतलब समझ में आया? कोई भी दो बॉडीज होती है वो हमेशा दोनों को एक दूसरे को बराबर फोर्स से खींचती हैं अपनी तरफ, तो वो जो दोनों फोर्सेज हैं वो इक्वल रहती हैं और ऑपोजिट रहती हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, ये इसके ऊपर जितनी फोर्स लगाएगी उतनी फोर्स ये इसके ऊपर लगाएगी, तो F12 इज इक्वल टू F21, तो ये क्या हो जाएगा, हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट रहेगी। ठीक है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ मीडियम, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, चाहे दो बॉडीज हवा में रखी हो, पानी में रखी हो, चाहे स्पेस में रखी हो, अगर बराबर डिस्टेंस पे रखी है तो उनके बीच में फोर्स हमेशा सेम रहेगी। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेग्लिजिबल इन केस ऑफ लाइट बॉडीज, ग्रेविटेशनल फोर्स लाइट बॉडीज के केस में नेग्लिजिबल होता है, मतलब मास जितना ज्यादा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स उतनी ज्यादा होगी, और जितना कम होगा ग्रेविटेशनल फोर्स उतनी कम होगी। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज एप्रिशिएबल इन केस ऑफ मासिव बॉडीज, ये तो आपने लिख ही लिया, इट इज द वीकेस्ट फोर्स अमंग ऑल द फोर्सेस बट द लॉन्गेस्ट रेंज, इट इज कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो ये सेकेंड पॉइंट लिख लो इसका, इट इज द वीकेस्ट फोर्स अमंग ऑल द फोर्सेस बट इट हैज द लॉन्गेस्ट रेंज, it is the weakest force among all the forces but it has the longest range, and next it is conservative force in nature। conservative force हम क्या होता है ये क्लास 11th में पढ़ेंगे, किसी को पता है कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? ओके okay. जिसमें वर्क डन जीरो, हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था वैसे कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, लेकिन हम फिर से पढ़ेंगे। यस तो सभी तो सब कुछ अट्रैक्ट हो जाता है उसके अंदर। इट इज कम्युनिकेटेड थ्रू ग्रेविटॉन्स, ये भी पार्टिकल्स हैं जो रिसेंटली डिस्कवर्ड है, ग्रेविटॉन्स, जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, फोटॉन्स, वैसे ग्रेविटॉन्स। लिख लिया? इट इज मास डिपेंडेंट एंड चार्ज इंडिपेंडेंट, दो बॉडीज पे कुछ भी चार्ज हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ये किस चीज पे डिपेंड करता है, ये मास पे डिपेंड करता है, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। अंडरस्टूड ना? इट इज मास डिपेंडेंट एंड चार्ज इंडिपेंडेंट। वर्क डन जीरो कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब जो अगर हम वर्क डन जीरो मतलब वर्क डन सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर हम एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और एक ही पॉइंट पे वापस आ जाते हैं तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो जाता है, जिसकी वजह से वर्क डन जीरो रहता है। कंजर्वेटिव फोर्सेस में अगर हम एक पॉइंट से स्टार्ट करके वापस से उसी पॉइंट पर आ जाए तो क्या होता है, तो हमारा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होने की वजह से वर्क डन जीरो हो जाता है। वर्क डन सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल, डिस्प्लेसमेंट जीरो है। हम्म, तो वर्क डन जीरो नहीं होगा, सिर्फ अगर वो वर्क डन, मैं आपको बोल रहा हूँ कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है जब वर्क डन इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे। अगर सपोज फॉर एग्जांपल हम चढ़ के जाते हैं, ठीक है, यहां से हम एक फ्लोर चढ़ के जाते हैं और सीढ़ी से यहाँ पे पहुंच जाते हैं इस फ्लोर पे, ठीक है। दूसरे केस में हम यहाँ से एलिवेटर या एस्केलेटर से जाते हैं। तीसरे केस में हम क्या लेते हैं, यहाँ से एक लिफ्ट ले लेते हैं और लिफ्ट से जाते हैं। चौथे केस में हम यहाँ पे एक रस्सी बांध देते हैं और हम रस्सी क्लाइम करके जाते हैं, ठीक है। तो हर केस में हम वर्क डन सेम ही करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल पोजीशन पे और फाइनल पोजीशन पे, वो हमारे पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। वो चाहे हम फिर ऐसे करके ऐसे क्यों ना जाए, हमारे वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अ कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, अंडरस्टूड। Gravitational force is the force of attraction between earth and any other body, force of repulsion, strongest force, short range force। तो ये क्या है, शॉर्ट रेंज फोर्स होती है? नहीं,
लॉन्ग रेंज फोर्स होती है। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है नहीं, वीकेस्ट फोर्स होती है। ठीक है, रिपल्शन होता है नहीं, अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट सही है, कौन सा, ए पॉइंट। ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग is the property of gravitational force? Weakest, long range, mass dependent, all of the above? All of the above. Which of the following has symmetry? Acceleration due to gravity, law of gravitation only. Acceleration due to gravity has symmetry? क्या हर जगह पर acceleration due to gravity सेम रहती है? नहीं, पोल्स पे ज्यादा होती है, पोल्स पे ज्यादा होती है और इक्वेटर पे कम होती है। मून पे कम होती है और अर्थ पे ज्यादा होती है। अर्थ के सेंटर पे 0 हो जाती है, तो इसके पास सिमेट्री नहीं होती। वेयर एज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज सिमेट्रिकल अबाउट ऑल द पॉइंट्स। हाँ, ओनली, हाँ कुछ भी हो सकता है इसमें से। ठीक है, ओके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स? अब ये बताइए, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स? जो चार्ज पार्टिकल्स की वजह से हो, स्टेशनरी या मूविंग। अगर स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल्स हैं तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्सेस, और अगर मूविंग चार्ज पार्टिकल्स हैं तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फोर्सेस। एक स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फोर्स नहीं बना सकता। ठीक है ना। तो एक चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी होगा तो सिर्फ और सिर्फ कौन सी फोर्स होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स। और अगर मूव कर रहा होगा तो कौन सी, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फोर्सेज होंगी। तो यहाँ पे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू इलेक्ट्रिकल चार्जेस और चार्ज बॉडीज इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। तो यहाँ पे प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सी फोर्स लगती है, कौन सी फोर्स लगती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यही वाली। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्टिव होती है फोर्स या रिपल्सिव होती है, रिपल्सिव होती है। प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में भी रिपल्सिव होती है। हाँ, अभी तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहे हैं, लेकिन इसको फोर्स बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ठीक है, नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो मूविंग चार्ज पार्टिकल्स खाली मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाते, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाते हैं और मैग्नेटिक फील्ड भी बनाते हैं। स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाते। तो ये मूव कर रहे हैं ना, तो ये क्या हो गए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गई। ठीक है, और न्यूट्रॉन और सॉरी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में कैसा होगा, अट्रैक्शन। ठीक है, अच्छा अब मुझे ये बताओ, प्रोटॉन प्रोटॉन, अच्छा चलो, अगर सपोज ये तो प्रोटॉन प्रोटॉन बहुत पास में होते हैं और इनके ऊपर चार्ज भी होता है, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में कैसी फोर्स होगी, होगी ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, और वो हमेशा कैसी होती है, वो होती है अट्रैक्टिव। तो वहां पर चार्ज नहीं है, इस वजह से कौन सी फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। यहाँ पे चार्ज है तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो होगी, साथ में क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी होगी। समझ आ रही है बात, ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगी रही होगी। हालांकि इसके आगे ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी वीक होती है कि हम उसको कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को कंपेयर करें तो ये 1:10⁻36 होती है। मतलब 10 के आगे, 1 के आगे 36 जीरो लगा दो, उतनी स्ट्रांग होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी वीक होती है। तो यहाँ पे वो वाली फोर्स भी लग रही है, लेकिन उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे कि उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम है। बात समझ में आई, यस और नो? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होल्ड्स इलेक्ट्रॉन इन प्लेस, इलेक्ट्रॉन्स को घुमाने में हेल्प करते हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, ये भी लिख लीजिए। It is both attractive as well as repulsive. It is a long range force and conservative, just like gravitational force. It is 10 to the power 36 times stronger, and it is a strong force between two particles. हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों थी? सिर्फ अट्रैक्टिव थी, ये रिपल्सिव भी हो सकती है। वो लॉन्ग रेंज थी या शॉर्ट रेंज फोर्स थी?
कंजर्वेटिव थी या नॉन कंजर्वेटिव थी? लेकिन वीक थी, ये बहुत स्ट्रांग है। क्या उसके लिए पार्टिकल्स के पास चार्ज होना जरूरी था? तो हर दो पार्टिकल्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, लेकिन इसके लिए चार्ज होना जरूरी है। तो क्या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी? नहीं लगेगी। लिख लिया? It acts through electric and magnetic fields. It is mass independent. And according to quantum field theory, electromagnetic forces between two charges is mediated by photons. वहां पे कौन से particles थे? Gravitons. यहाँ पे कौन से particles हैं? Photons. It is mass, वो mass dependent थी, ये charge dependent है। And ये electric और magnetic field से apply होती है। हाँ, तो electromagnetic ही होती है light। नहीं, अभी तो आपने पढ़ा ही नहीं इसके बारे में कुछ। ये कैसे, अच्छा ये इस मास पे पूछ रहे हो, किस पे पूछ रहे हो? मास इंडिपेंडेंट। हाँ, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, अभी तो सिर्फ प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं कि मास पे डिपेंड करती है और ये चार्ज पे डिपेंड करती है। लिख लिया ये वाली? रिटन? acts through electric and magnetic fields. It is mass independent and it acts through exchange of photons. It acts through exchange of photons. It acts through exchange of photons. ठीक है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज, मतलब ए और बी दोनों सही हैं। ओके, राइट। द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज इट एक्ट्स थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू मैग्नेटिक फील्ड। ऑल ऑफ द अबव। ओके, सो टुमारो विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। ये चैप्टर जो अभी हम कर रहे हैं इसका लास्ट क्लास होगी कल। बाकी हम लोग खत्म कर चुके हैं। ठीक है, ये थ्योरी है, आपको एक बार बुक से देखना पड़ेगा।